गांधी की हत्या की जांच डी के झा की पुस्तक में ताज़ा और पहले से न खोजी गई जानकारी के प्रकाश में है। यह अंग्रेजी में लिखी जाने वाली नाथूराम गोसे की पहली व्यापक जीवनी भी प्रस्तुत करता है और व्यापक रूप से आयोजित विश्वास का खंडन करता है कि गोसे आरएसएस से जुड़ा नहीं था। एमडी के अनुसार जीशान अहमद पुस्तक भारत की स्वतंत्रता पूर्व युग की विवादास्पद राजनीति और कैसे धर्म ने इसमें एक विभाजित भूमिका निभाई का अध्ययन करके समकालीन प्रासंगिकता प्रदान करती है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या वर्षों से अनगिनत उपन्यासों और विद्वानों के शोध प्रबंधों का विषय रही है। विद्वानों ने गांधी के हत्यारे और हिंदुत्व के प्रमुख सिद्धांतकार विनायक सावरकर के छात्र नाथूराम गोसे के प्रभाव का भी गहन विश्लेषण किया है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और हिंदू महासभा ने गांधी की हत्या में जो षड्यंत्रकारी भूमिका निभाए, साथ ही गोसे का दोनों संगठनों के साथ एक साथ संबद्धता अकादमिक प्रकाशनों में पूरी तरह से प्रलेखित है। गांधी हत्या के मुकदमे के बारे में भी महत्वपूर्ण मात्रा में लिखा गया है, जिसमें सावरकर एक अभियुक्त को बरी कर दिया गया था क्योंकि कोई स्वतंत्र पुष्ट सबूत नहीं था, और गोसे और नारायण अप्टे को अन्य लोगों के बीच मृत्युदंड दिया गया था। लेखक और कार्यकर्ता तुषार गांधी की 2007 की किताब लेट्स किल गांधी, ए क्रॉनिकल ऑफ हिज लास्ट डेज, द कॉन्स्पिरेसी, मर्डर, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, अटॉर्नी येजी नुरानी की 2002 की किताब सावरकर एंड हिंदुत्व, द गोसे कनेक्शन, अंग्रेजी अमेरिकी लेखक रॉबर्ट पाइने की 1969 की पुस्तक द लाइफ एंड डेथ ऑफ महात्मा गांधी, वकील पी एल इनामदार की 1979 की पुस्तक द स्टोरी ऑफ द रेड फोर्ट ट्रायल 1976। गांधी की हत्या और उनके हत्यारे नाथूराम गोसे के विषय पर और साथ ही गांधी को मारने के लिए उन्हें प्रेरित करने वाली राजनीति के विषय पर सबसे हालिया किताब गांधी का हत्यारा नाथूराम गोसे का निर्माण और भारत का उनका विचार है। खोजी पत्रकार डी के झा इस विषय पर साहित्य के मौजूदा निकाय के आलोक में झा की किताब को क्या खास या पेचीदा बनाता है। ताज़ा जानकारी के आलोक में गांधी हत्याकांड की फिर से जांच। झा की किताब इस विषय पर अन्य किताबों से कई मायनों में अलग है। दूसरे, ये गांधी की हत्या की नए अप्रयुक्त सबूतों के आलोक में जांच करता है जो पहले विशेषज्ञों द्वारा नहीं खोजे गए थे। दूसरा, ये पुस्तक हत्यारे को केंद्र में रखते हुए समस्या को देखने और तलाशने का प्रयास करती है। यह शायद अंग्रेजी में नाथूराम गोसे की पहली व्यापक जीवनी में से एक है। अंत में झा उन मौजूदा सामग्रियों की प्रामाणिकता और उद्गम पर सवाल उठाते हैं जो दावा करती हैं कि गोसे आरएसएस से जुड़ा नहीं था। एक तरह से इस अविश्वसनीय पुस्तक में प्रस्तुत झा के नवीनतम निष्कर्ष न केवल उन कई मिथकों को खारिज करते हैं जिन्हें आरएसएस ने गांधी की हत्या के बारे में लंबे समय से बढ़ावा दिया है, बल्कि एक बार फिर रिकॉर्ड को सही कर दिया है। अपने बचपन के अनुभव और बाद में एक चिंतित वयस्क अस्तित्व के कारण युवा गोसे को पौरुष और शक्ति द्वारा परिभाषित पहचान द्वारा लगातार लुभाया गया था। गोसे और सावरकर के बीच बातचीत इस महत्वाकांक्षा को पूरा करती है। सावरकर द्वारा प्रचारित हिंदुत्व विचारधाराओं द्वारा गोसे के जीवन को गहराई से बदल दिया गया था, जो मुख्य रूप से उग्रवाद, कट्टरता और मुस्लिम विरोधी घृणा पर आधारित थे। इसने उनके जीवन को अर्थ और उद्देश्य दोनों दिया। झा का तर्क है कि गांधी की हत्या के समय वह गोसे दोनों संगठनों आरएसएस और हिंदू महासभा के लिए एक साथ काम कर रहा था। हत्यारे नाथूराम गोसे के अतीत, उनके जटिल बचपन के अनुभव पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करके उनके विकास के बारे में, उनके आसपास के विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों के साथ उनके संबंध और हिंदू राष्ट्र के नाम पर किए गए गुप्त कार्य। झा पहली बार मार्च 1948 के पहले सप्ताह से गोसे के 92 पन्नों के प्री ट्रायल बयान के मराठी अनुवाद का संदर्भ देते हैं, जिसे शोधकर्ताओं ने पहले इस तर्क के समर्थन में उद्धृत नहीं किया था। फिर भी उन्होंने ये घोषणा नवंबर 1948 में लाल किले में अपने परीक्षण के दौरान अदालत में अपने व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए बयान को पढ़ने से 8 महीने पहले की थी। उनके पूर्व परीक्षण बयान का यह मराठी अनुवाद, जिसे झा अनुसंधान के उच्च बिंदु के रूप में संदर्भित करते हैं, गोसे द्वारा नवंबर 1948 में अपने परीक्षण के दौरान अदालत कक्ष में दिए गए कई बयानों का खंडन करते हैं, जिसमें गांधी की हत्या की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने के अलावा गोसे अपने गुरु सावरकर को बचाने का असफल प्रयास करता है। ये प्री ट्रायल स्टेटमेंट, जो मूल रूप से मराठी में दर्ज किया गया था, झा के अनुसार अनकैप्ड हो गया है, क्योंकि गोसे का प्री ट्रायल स्टेटमेंट लगभग पूरी तरह से गायब है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार एनआई से केवल पहले पृष्ठ के साथ। उनके बयान का अंग्रेजी अनुवाद, जो मूल रूप से मराठी में रिकॉर्ड किया गया था, को सूचीबद्ध किया जा रहा है। झा के अनुसार मराठी संस्करण को पढ़ना अक्सर मुश्किल होता है,
न केवल भाषा अवरोध के कारण यह एक शोधकर्ता के लिए पैदा होता है जो मराठी में धारा प्रवाह नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि यह एक पेंसिल का उपयोग करके हाथ से लिखा गया था और कभी कभी ऐसा होता है फीका हो गया है कि इसे आवर्धक लेंस के बिना डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता है। गांधी की मौत के मद्देनजर नागपुर में आरएसएस मुख्यालय से जब्त किए गए दस्तावेजों के आधार पर खुफिया एजेंसियों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है जो झा गांधी की हत्या के दौरान आरएसएस के साथ गोसे के संबंध के अपने आरोप का समर्थन करने के लिए उपयोग करते हैं। झा के तर्क के अनुसार गोसे कभी भी हिंदू महासभा का सदस्य बनने के बाद आरएसएस से अलग नहीं हुए। झा की किताब के 2 खंड स्पष्ट रूप से अलग अलग हैं। गोसे के प्रारंभिक वर्षों और एक रूढ़िवादी वातावरण में उसकी परवरिश भाग 1 की चाल में शामिल है। उसके बाद सावरकर की प्रेरणा और एक राजनीतिक विचारक के रूप में उन पर प्रभाव के साथ साथ उनके राजनीतिक दर्शन के विकास पर चर्चा की गई है। योजना शीर्षक वाला दूसरा खंड गांधी की हत्या के लिए रची गई साजिश का वर्णन करता है। इसके बाद ये साजिश में भाग लेने वालों के साथ साथ उन विचारधाराओं और समूहों को सूचीबद्ध करता है जिन्होंने इस जघन्य कृत्य को सुविधाजनक बनाने में मदद की। रामचंद्र से गांधी के हत्यारे नाथूराम की ओर रुख करें। अन्य बच्चों की तुलना में गोसे का बचपन अनोखा था। एक बेटी के अलावा विनायक राव और लक्ष्मी के 3 अन्य लड़के उसके पैदा होने से पहले ही बचपन में ही चल बसे थे। उसके माता पिता ने सोचा कि इसके लिए एक स्वर्गीय अभिशाप जिम्मेदार है। गोसे के माता पिता ने इसलिए उसे एक महिला के रूप में पालने का फैसला किया ताकि जब वह पैदा हो तो भाग्य को धोखा दे सके। बहरहाल ये युक्ति सफल रही और नाथूराम जीवित रहे। बड़े होने के दौरान गोसे ने एक महिला की तरह कपड़े पहने और युवा महिलाओं के साथ खेला। सावरकर की हिंदुत्व की दृष्टि, जो बहुलवादी हिंदू धर्म से बहुत अलग है, कठोर है और इसकी कल्पना में मुसलमान मुख्य हमलावर हैं। हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों ने सावरकर के प्रतिमान का समर्थन किया, जिसे 1923 के बाद हिंदुत्व की राजनीति में आसानी से लागू किया गया था। गोसे के जीवन में इस अवधि के झा के विश्लेषण के अनुसार उनकी युवावस्था में इस तृणीकरण से उत्पन्न मिश्रित भावनाओं ने गोसे को अपने शेष जीवन के लिए प्रभावित किया है। एक बार कुछ समय बीत जाने के बाद और गोसे वयस्कता में प्रवेश कर गया था, उसने एक मर्दाना एटीक के अपने विचार में स्वीकार किए जाने की लालसा का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था कि वह उस बिंदु तक लगभग रहित था। अपने बाद के जीवन में गोसे ने सार्वजनिक रूप से अपने लड़कपन को स्वीकार करने के लिए अनिच्छा का प्रदर्शन किया। केवल इन यादों का उल्लेख करते हुए झा लिखते हैं, गोसे को अपने बाद के प्रयासों में ज्यादा सफलता नहीं मिली। या तो शिक्षा में वह अपनी मैट्रिक की परीक्षा में असफल रहा या विषम नौकरियों में उसने अपना हाथ आजमाया। लेकिन इस निराशा के अलावा गोसे पर अपने परिवार का भरण पोषण करने का दबाव था, क्योंकि वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा बेटा था और उसके पिता, जो डाक सेवा के लिए काम करते थे, धीरे धीरे सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच रहे थे। हिंदुत्व आंदोलन के प्रति सावरकर की प्रतिबद्धता। भारत के इतिहास में सावरकर एक विवादास्पद और विभाजनकारी व्यक्ति रहे हैं। यह उस गंभीर संघर्ष के कारण है जो उनके राजनीतिक विचारों के विकास और उसके बाद की जघन्य प्रगति की जांच करने पर उभरता है। उनके शुरुआती लेखन के अनुसार, विशेष रूप से 1909 में जारी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक से उन्होंने जो ग्रंथ तैयार किया था जब वे लंदन में कानून का अध्ययन कर रहे थे, जो हिंदुओं और मुसलमानों के एकीकरण के बारे में था, सावरकर को उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी माना जाता था। सावरकर वह थे जिन्होंने शुरू में हिंदुओं और मुसलमानों से बने 2 राष्ट्रों के विचार का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिन्ना के नेतृत्व में, इस विवादास्पद विचारधारा का पूरी तरह से फायदा उठाने के लिए कुलीन मुसलमानों की चिंताओं पर खेली गई। सावरकर की तुलना में जिन्होंने 1923 में एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व लिखा था, जबकि नासिक के कलेक्टर ए जैक्सन की हत्या में उनकी भूमिका के लिए 50 साल की सजा पाने के लिए सेल्यूलर जेल में रखा गया था, ये ब्रिटिश विरोधी मानसिकता वाले सावरकर हैं। हालांकि इसके विपरीत है। इस काम में सावरकर मुख्य रूप से 12मासी दुश्मनों, विशेष रूप से मुसलमानों द्वारा उत्पन्न आसन खतरे पर चर्चा करते हैं और क्षेत्रीय राष्ट्रवाद पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मामला बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, सावरकर ने सबसे पहले ठोस रूप में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना की और ऐसा करने के लिए वैचारिक आधार प्रदान किया। सावरकर की हिंदुत्व की दृष्टि, जो बहुलवादी हिंदू धर्म से बहुत अलग है, कठोर है और इसकी कल्पना में मुसलमान मुख्य हमलावर हैं। हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों ने सावरकर के प्रतिमान का समर्थन किया, जिसे 1923 के बाद हिंदुत्व की राजनीति में आसानी से लागू किया गया था।
ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रवाद के इस विशेष सीमित ब्रांड के सावरकर के रूमानियत ने 1920 और आगे की राजनीति की पृष्ठभूमि के रूप में काम किया, जिसने धर्म को अपने केंद्र में रखा। कुछ मायनों में सावरकर का परिवर्तन, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, तत्कालीन उभरती हुई सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं की एक सुनियोजित प्रतिक्रिया थी ताकि उनकी राजनीतिक दृष्टि और स्वयं दोनों को बनाए रखा जा सके। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जैसे जैसे लोकप्रिय राष्ट्रवाद ने गति पकड़ी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांगें बढ़ी, औपनिवेशिक सत्ता को कुछ संवैधानिक समझौते करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1919 और 1935 के अधिनियम, जिसने मताधिकार के आधार को व्यापक बनाया, जो पहले केवल महानगरीय क्षेत्रों के लिए उपलब्ध था, उनमें से एक था। ब्रिटिश भारत के कुछ प्रांतों में गैर ब्राह्मण आंदोलन समवर्ती रूप से सामाजिक राजनीतिक मंथन के साथ हो रहा था, जो शहरी वाणिज्यिक और पेशेवर वर्ग को राजनीतिक रूप से कम महत्वपूर्ण बना रहा था। सावरकर के मूल बंबई प्रांत की अशांत राजनीति, जहां यह विशेष घटना हुई थी, को सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। पूर्व राजनयिक T.C.A. राघवन ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच संघर्ष के बारे में एक निबंध में लिखते हैं कि महाराष्ट्र में कुंडी मराठा जातियों, जिन्होंने विधायिका में भी प्रवेश किया है, के अमीर किसानों से शहरी आधारित ब्राह्मणों को खतरा, पंजाब में हिंदुओं पर हमला और मालाबार में मोपला विद्रोह का एक सामान्य कारण प्रतीत होता था। हिंदुओं में कमजोरी और फूट। जैसा कि राघवन कहते हैं, सावरकर ने इस जाति संघर्ष को दबाने के लिए सभी हिंदुओं के सामान्य नस्लीय इतिहास को रेखांकित करने के लिए हिंदू शब्द को एक सांस्कृतिक अर्थ देने का प्रयास किया। सावरकर ने अपने प्रयास के लिए हिंदुत्व और संगठन उपकरण के लिए विचारों को विकसित किया। पूर्व, जैसा कि राघवन बताते हैं, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण को एक ही सांस्कृतिक विरासत के रूप में एकजुट करते हुए मुसलमानों के खिलाफ हिंदू धर्म के सामंजस्य को मजबूत करना था। हालांकि बाद में जातिगत असमानताओं और पूर्वाग्रहों को दूर करने से हिंदुत्व का मिशन पूरा हो जाएगा। सावरकर ने बंबई प्रांत की राजनीतिक प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद भारत में राष्ट्रीय स्तर पर इस राजनीतिक प्रतिमान का प्रयास करने पर विचार किया। जब 1937 में उनकी कारावास की अवधि समाप्त हुई और वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए, सावरकर ने हिंदुत्व सिद्धांत का प्रसार करना शुरू किया और उन्होंने इसे एक मिशनरी उत्साह के साथ किया। सावरकर की निराशा के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी आंदोलन का मुख्य वाहन, जिसमें गांधी और J.A. नेहरू जैसे नेता सबसे आगे थे, ने न केवल हिंदुत्व के विचार को खारिज कर दिया, बल्कि आम जनता को ये समझाने के लिए भी चला गया कि कितना बुरा है यह विचार औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध उनके संघर्ष के संदर्भ में था। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र ने कांग्रेस के मूल का गठन किया, क्योंकि यह एक अखिल भारतीय पार्टी थी जो सभी जातियों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसलिए गांधी की विश्व दृष्टि में सांप्रदायिकता शामिल नहीं थी। लेकिन इस घटनाक्रम ने न केवल सावरकर को भीतर तक क्रोधित किया, जैसा कि झा कहते हैं, सावरकर के जीवन का अधिकांश भाग गांधी के प्रति उनकी शत्रुता की विशेषता होगी। आगे चलकर नतीजतन सावरकर ने गांधी की हर चीज की आलोचना करना शुरू कर दिया, विशेष रूप से अहिंसा और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की। सावरकर ने दावा किया कि गांधी इन हथकंडों का इस्तेमाल कर हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं और कमजोर कर रहे हैं। सावरकरियों ने गांधी को इस्लाम के समर्थक के रूप में लेबल करना भी शुरू कर दिया। सावरकर की गांधी के प्रति अरुचि समय के साथ घृणा में बदल गई, क्योंकि उनका राजनीतिक दर्शन जल्दी से अप्रचलित होता जा रहा था। झा सावरकर और गांधी के बीच संघर्ष को सबसे अच्छे तरीके से सारांशित करते हुए लिखते हैं, चित्पावन ब्राह्मणों के एक वर्ग के लिए चिंता उस समय की एक स्थायी भावना थी। सावरकर और गोसे दोनों इस जाति से आए थे, विशेष रूप से वे जो बीच की खाई के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सके। उनकी पारंपरिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति और समकालीन सामाजिक राजनीतिक सेटिंग में उनकी वास्तविक स्थिति। गांधी के चुंबकत्व ने उनकी रुचि नहीं जगाई, क्योंकि वे अपनी पूर्व भव्यता को पुनः प्राप्त करने के लिए तरस रहे थे। कहीं कोई भूल न जाए, ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि सावरकर ही थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदुओं और मुसलमानों के दो अलग अलग राष्ट्रों के रूप में अस्तित्व के विचार को प्रस्तावित किया था। बाद में M.A. जिन्ना प्रभारी के साथ अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने मुस्लिम अभिजात वर्ग की चिंताओं का शिकार करके इस विभाजनकारी धारणा को पूरी तरह से भुनाया। इसलिए हिंदू और मुस्लिम समुदायों के भीतर सांप्रदायिक राजनीतिक समूह परस्पर सहायक थे। कहने की जरूरत नहीं है कि यह प्रतिगामी राजनीति समग्र रूप से राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों में बाधा बन रही थी। जब गोसे और सावरकर पहली बार मिले और उसके बाद 1929 में, जब गोसे 19 वर्ष का था और सावरकर सेलुलर जेल से रिहा होने के बाद अपनी नजरबंदी की सेवा कर रहे थे, वे पहली बार रत्नागिरी में मिले थे। गोसे के पिता
जो डाक सेवा के लिए काम करते थे और जिनका नियमित रूप से तबादला हो गया था, हाल ही में बम्बई प्रांत के रत्नागिरी के तटीय समुदाय में समाप्त हो गए। 1920 के अंत तक सावरकर ने हिंदुत्व के समर्थक के रूप में अपना नाम बना लिया था और उन्होंने कम से कम बॉम्बे प्रांत के चित्पावन ब्राह्मणों के बीच बेजोड़ लोकप्रियता हासिल की थी। परिणामस्वरूप गोसे सावरकर और उनके अत्याचारी व्यक्तित्व से इतना मुग्ध था, जिसके क्रांतिकारी कार्यों के बारे में उसने बड़े होने के दौरान सुना था, कि सावरकर ने जल्दी ही अपने अहंकारी की भूमिका निभा ली। इसके बाद गोसे सावरकर के करीब आ गया, खासकर 1938 के बाद जब वह हिंदू महासभा में शामिल हो गया, जिसका नेतृत्व सावरकर कर रहे थे। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि हिंदू महासभा में शामिल होने के बाद भी गोसे आरएसएस से जुड़ा रहा। गोसे राजनीतिक कारणों से नियमित रूप से सावरकर के साथ विदेश यात्रा भी करते थे। सावरकर और गोसे के बीच एक संगठन के एक नियमित सदस्य और उसके अध्यक्ष के बीच आमतौर पर देखे जाने वाले बंधन की तुलना में अधिक जटिल बंधन था, उससे कहीं अधिक शामिल था। गोसे को अग्रणी अखबार शुरू करने के लिए सावरकर से कर्ज मिला था, जिसके वे संपादक थे। इस अखबार में मुख्य रूप से ऐसे अजीबोगरीब लेख छपे थे जो मुसलमानों के प्रति शत्रुता को बढ़ावा देते थे या हमला करते थे। हालांकि केलकर न तो अपने दावों को साबित करने के लिए किसी संदर्भ का हवाला देते हैं और न ही इसके उद्गम को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि झा चुनौती देते हैं। इसके अलावा झा आश्चर्य करते हैं कि क्या केलकर का आरएसएस के साथ घनिष्ठ संबंध संदेह के लिए पर्याप्त अवसर छोड़ता है कि लेखक आरएसएस के लिए सहानुभूति से बाहर संघ की सहायता के लिए जानबूझकर ऐतिहासिक तथ्यों को बदल देगा। याद रखें कि गांधी की हत्या में शामिल होने के परिणामस्वरूप भारत सरकार आरएसएस पर नकेल कस रही है और ये दिखावा ऐसे समय में हो रहा है। J.A. Curran जूनियर की मिलिटेंट हिंदुइज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, ए स्टडी ऑफ द आरएसएस एक अन्य स्रोत है जिस पर झा विवाद करते हैं। 1951 गोसे ने आरएसएस 1930 में एक वक्ता और आयोजक के रूप में प्रसिद्ध हुए और 1934 में संघ छोड़ दिया, क्योंकि हेडगेवार ने आरएसएस कुरान के विश्लेषण के अनुसार एक राजनीतिक संगठन में, जैसा कि क्यूरन इस जानकारी के लिए कोई स्रोत न तो कोई दस्तावेज और न ही एक साक्षात्कार का हवाला देते हैं, झा पाठ की सत्यता पर सवाल उठाते हैं। इसके अलावा कुरेन की टिप्पणी गोसे के अपने बयान और सभी ऐतिहासिक साक्ष्यों में समीरेखा को पूरी तरह से खारिज करती है। झा के अनुसार पूर्वगामी के प्रकाश में झा निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं। गांधी की हत्या से पहले के वर्षों में आरएसएस और महासभा ने घनिष्ठ सहयोग की ओर एक मजबूत झुकाव दिखाया और अक्सर द्रव और अतिव्यापी सदस्यता प्राप्त की। गोसे जो प्रयास कर रहा था वह बहुत अच्छा नहीं था। उपन्यास क्योंकि दो समूह जुड़े हुए थे और परस्पर उत्तेजक थे। गोसे द्वारा गांधी की हत्या गहरी शत्रुता और छल के संयोजन का परिणाम थी। गोसे और उसके समूह ने बंबई में दोनों अवसरों पर गांधी की हत्या करने की अपनी योजना तैयार की। 20 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या का पहला प्रयास किया गया था, लेकिन ये समूह के सदस्यों के बीच समन्वय की कमी के कारण असफल रहा, जिसमें गोसे और अपने नेता के रूप में शामिल थे। इसके परिणामस्वरूप मदनलाल पाहवा नामक एक पंजाबी शरणार्थी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ किए जाने पर पाहवा ने पर्याप्त जानकारी प्रदान की, यहाँ तक कि ये दावा करते हुए कि गिरोह एक बार फिर गांधी पर हमला करने की योजना बनाएगा। इस दावे के आधार पर गोसे और उसके गिरोह को हिरासत में लिया जा सकता था, लेकिन पुलिस और खुफिया एजेंसियां अपने प्रयासों में पूरी तरह विफल रहीं। हालांकि अधिकारियों के पास पहले से जानकारी थी, फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि वे आगामी हत्या को क्यों नहीं रोक पाए। इस दावे के आधार पर गोसे और उसके गिरोह को हिरासत में लिया जा सकता था, लेकिन पुलिस और खुफिया एजेंसियां अपने प्रयासों में पूरी तरह विफल रहीं। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्यों पहले से जानकारी होने के बावजूद अधिकारी बाद में हत्या के प्रयास को विफल करने में असमर्थ रहे। 30 जनवरी 1948 को गोसे ने गांधी की हत्या का दूसरा प्रयास किया और उन्हें गोली मार दी। अहिंसा के समर्थक गांधी अपने घावों से मर गए। ये याद किया जाना चाहिए कि गोसे और अपटे दोनों बार दिल्ली जाने से पहले सावरकर सदन बॉम्बे में सावरकर के घर पर सावरकर से मिले थे। हत्या का मामला। गांधी की हत्या के आरोप पत्र में 9 लोगों को नामजद किया गया था। गोपाल गोसे, नाथूराम के भाई और सावरकर भी इसका हिस्सा थे। उन पर अन्य बातों के अलावा गांधी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। इसलिए गांधी की हत्या के मुकदमे में साजिश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोसे ने स्थिति के साथ शांति बना ली क्योंकि उसके खिलाफ भारी सबूतों के आलोक में खुद का बचाव करना उसके लिए लगभग असंभव था और वह एक हारी हुई लड़ाई लड़ने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था।
यही बात अपटे पर भी लागू होती है, जो प्रत्यक्ष प्रमाणों की प्रचुर मात्रा का विषय था। लेकिन गोसे का मानना था या उसे विश्वास दिलाया गया था कि हत्या की पूरी जिम्मेदारी लेने से वह दूसरों को बचा सकता है, विशेष रूप से अपने गुरु सावरकर को, जिन्हें वह बहुत सम्मान देता था। गोसे ने भी ऐसा ही किया, जैसा कि अदालत में पढ़े गए 150 पैराग्राफ के बयान से देखा जा सकता है कि दोनों ने गांधी की हत्या को माफ कर दिया और अपने गुरु का बचाव किया। गोसे ने एक बयान दिया जो जाहिर तौर पर अजीब था। सबसे पहले अदालत में गोसे की गवाही ने अंग्रेजी की उनकी निर्दोष निपुणता का प्रदर्शन किया, एक ऐसी भाषा जिसके बारे में उन पर आरोप लगाया गया था कि वे अपरिचित हैं। यहाँ तक कि जो लोग उन्हें हत्या से पहले से जानते थे, वे भी उनके कौशल से हैरान थे। दूसरा, गोसे ने सावरकर के हिंदुत्व के अनिवार्य से उद्धृत करते हुए हिंसा के अभ्यास की आलोचना की। एक तरह से गोसे का परीक्षण बयान, जो उन्होंने काफी आत्मविश्वास के साथ जूरी के सामने बोला था, उनके द्वारा किसी और के संक्षिप्त विवरण को दोहराने के प्रयास जैसा दिखता है। गांधी की हत्या का मुकदमा वास्तव में लाल किले में हो रहा था, लेकिन गोसे के व्यवहार से पता चलता है कि उसका एकमात्र लक्ष्य अपने स्वामी को बचाना था। गोसे ने दावा किया कि विभाजन के बाद की हिंसा के कारण गांधी की हत्या हुई, जिसमें मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सैकड़ों हजारों हिंदुओं को मार डाला, लेकिन ये दावा असत्य है। यह इस तथ्य के कारण है कि विभाजन एक सामूहिक प्रयास था। इसके बजाय ये कई प्रतिभागियों के साथ एक जटिल प्रक्रिया थी। विभाजन के बाद हुए रक्तपात के मामले में भी यही सच था। नतीजतन उपरोक्त किसी भी घटना के लिए गांधी को दोष देना बेतुका है और उन्हें मुस्लिम समर्थक करार देना मूर्खतापूर्ण है। गांधी वास्तव में उन लोगों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थे जो संप्रदायवादी राजनीति के कारणों की गहराई तक जाने में असमर्थ थे, और उनकी उपस्थिति हिंदुत्व समर्थकों को चुभती थी। इस मामले में सरकारी गवाह दिगंबर बेच थे, जिन्होंने गांधी को मारने के लिए हथियार और गोला बारूद मुहैया कराया था और 20 जनवरी 1948 को गोसे और उनके दल के साथ दिल्ली भी गए थे। इसके बावजूद गोसे ने दावा किया कि सावरकर गांधी की हत्या से संबंधित नहीं थे। बैच की गवाही की वैधता महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने समग्र षड्यंत्र सिद्धांत का समर्थन किया था। अन्य बातों के अलावा 20 जनवरी को गांधी पर हमले से पहले गोसे और अपटे जब सावरकर से 2 बार मिले थे, तब बैच मौजूद थे। सावरकर ने क्षमा याचना की। सावरकर ने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए हर आरोप का खंडन करने और बैच की गवाही को बदनाम करने का प्रयास करते हुए अपने बचाव में जोश से तर्क दिया। दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने निर्धारित किया कि बैच की गवाही स्वतंत्र पुष्टिकरण साक्ष्य के अभाव में ज्यादा वजन नहीं रखती है, हालांकि यह स्वीकार करते हुए कि यह सच था। सबूतों की कमी के कारण सावरकर को अंततः दोषी नहीं पाया गया। गोसे और अपटे को मौत की सजा दी गई, जबकि 2 अन्य लोग जिन पर आरोप लगाया गया था लेकिन उन्हें कभी न्याय नहीं मिला, वे अब भी फरार हैं। शेष प्रतिवादियों को आजीवन कारावास की सजा मिली। बाद में अपील के बाद इनमें से 2 को मंजूरी दे दी गई। हत्या के मुकदमे ने इस मामले को निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया। पूरे मुकदमे के दौरान गोसे और सावरकर की हरकतों और कोर्ट में दोनों के बयानों को देखते हुए लोगों के मन में हमेशा से ही इस पर संदेह रहा है। गांधी जी की हत्या में साजिश की संभावना की जांच के लिए 1965 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जीवनलाल कपूर के नेतृत्व में एक पैनल की स्थापना की गई थी। आयोग ने 1969 में सावरकर के अभियोग में कहा, ये सभी तथ्य एक साथ सावरकर और उनके समूह द्वारा हत्या की साजिश के अलावा किसी भी धारणा के विनाशकारी थे। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि सावरकर के 2 सहायकों ने रिक्त स्थान या जानकारी का महत्वपूर्ण हिस्सा भर दिया, जिसने बैच की गवाही को 1948-1949 में खारिज कर दिया और सावरकर को दोषमुक्त कर दिया। सावरकर के 2 सहयोगियों ने आयोग के सामने गवाही दी, जिसमें कहा गया कि गोसे और अपटे ने 14 जनवरी और 17 जनवरी को सावरकर से मुलाकात की थी। सावरकर को जल्लाद के फंदे से नहीं बख्शा जाता अगर इन दोनों सहयोगियों को 1948 के मुकदमे में हटा दिया गया होता। झा का काम अत्यंत पठनीय है और आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि झा हमें स्वतंत्रता पूर्व काल की विवादास्पद राजनीति में एक खिड़की देता है और गांधी हत्यारे से खुद को दूर करके हिंदुत्व बलों के स्वच्छता कार्यक्रम को उजागर करने के अलावा धर्म ने इसमें एक विभाजनकारी भूमिका कैसे निभाई। हालांकि भारत में अभी जिस तरह से विकास हो रहा है वह वैसा ही है जैसा तब था, पूर्वाग्रह और घृणा से भरा हुआ। यदि इतिहास हमें कुछ सिखा सकता है तो वही ये है कि भारत में हाल ही में देखे गए राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विशेषता वाली एक राजनीतिक संस्कृति को भ्रातृत्व और भाईचारे पर आधारित एक संवैधानिक संस्कृति के लिए रास्ता बनाना चाहिए।
गोसे को देशभक्त बताने और उसका गुणगान करने से पहले झा की किताब पढ़नी चाहिए और विचार करना चाहिए कि देश के पिता गांधी को गोली मारने वाला व्यक्ति वास्तव में राष्ट्रवादी था या हत्यारा। समिति ने 1969 में सावरकर पर आरोप लगाया। दिलचस्प बात यह है कि 1948-1949 में बैच के सबूतों पर विश्वास करने से रोकने वाली और सावरकर की दोषमुक्ति को सावरकर के 2 सहयोगियों ने पूरा किया, जिन्होंने आयोग को बताया कि गोसे और अप्टे ने दोनों जनवरी को सावरकर से मुलाकात की थी। 14 और 17 सावरकर को जल्लाद के फंदे से नहीं बख्शा जाता अगर इन दोनों सहयोगियों को 1948 के मुकदमे में हटा दिया गया होता। हालांकि ये सब 1966 में सावरकर के निधन के बाद हुआ।